अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, वफाकी हुकूमत का 15 से 30 रुपए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। अगर एक आम सारे पहले 96 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीद रहा था तो अब इसे 81 रुपए फी लीटर अदा करने पड़ेंगे। अब क्या पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में होने वाली इस कमी से आलमी गिरावट का मुआवजा किया जा सकता है? इज इट अ फेयर पास ऑन? हुकूमत अवाम को मजीद कितना फायदा पहुंचा सकती है? दीज आर ऑल वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चंस। नाज़रीन, आलमी दुनिया का अहवाल कुछ यूं है कि इस माह के शुरू में ही पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम और इसके इत्तेहादियों ने अमरीकी हुकूमत के सियासी दबाव के साथ पैदावार में तकरीबन 10 मिलियन बैरल फी दिन पर डे कमी करने का इत्तफाक किया। अब ये ग्लोबल आउटपुट का 10% है। ये हुजम तलब में कमी को पूरा करने के लिए काफी नहीं समझा जा रहा। इस डील ने बहरहाल इस वक्त कीमतों को मजीद गिरने से रोक रखा है, लेकिन दुनिया में अभी भी बहुत ज्यादा तेल मौजूद है और दुनिया में एक मरतबा फिर तेल जखीरा करने की गुंजाइश खत्म होने की इतलात के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरावट का शिकार हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो मई के पहले हिस्से में हम गुंजाइश स्टोरेज कैपेसिटी पूरी तरह से भरते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पर दबाव बरकरार रहेगा। अब ये भी जहन में रखिए कि पेट्रोलियम प्राइस कट्स जो हैं, जो इस मुल्क में अभी बहस भी जिसके ऊपर हो रही है और अब ऐलान भी कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, इसका मुआवजा आपने करना है वर्सेस टैक्सेस के साथ। नाज़रीन, ओगरा ने जो रेकमेंड किया, जो सिफारिशात दी, वो मैसिव कट था कीमतों के अंदर, पेट्रोल की भी, डीजल की भी, केरोसिन की भी और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की भी, जिनको 1 मई 2020 से इंप्लीमेंट होना था और अमल में आना था। लेकिन अगर ओगरा की रिकमेंडेशन को पूरी तरह इंप्लीमेंट किया जाता तो ये एक मैसिव कट की सूरत में हमें दिखाई देता। तकरीबन 38% एवरेज हमें माहिरीन की तरफ से बताया जा रहा है, गिवन द फैक्ट दैट देयर हैज बीन अ नोज डाइव इन ऑयल एंड द रिफाइंड प्रोडक्ट प्राइसेस इन द लास्ट 1 मंथ, जिस तरह हमने आपको बताया। और ये बड़े मुस्बत तरीके से असरअंदाज होता इन्फ्लेशन के ऊपर भी। ये बताया जाता है कि हर 20% जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कट लगाया जाता है आने वाले महीनों के अंदर, रफली ये 2% इन्फ्लेशन के अंदर कट के अंदर रिजल्ट करता है। बहरहाल हुकूमत अब को और भी दीगर चीजें भी कंसिडर करनी है। फॉर इंस्टेंस टैक्सेशन बहुत एक अहमियत का हामिल पहलू है इस पूरे किस्से के अंदर, क्योंकि ये इंटेल करता है पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स। हम लोगों ने कंप्लीट पास ऑन तो नहीं देखा आज जो ऐलान किया है हुकूमत ने, और शायद ये बेहतर भी है बहुत से लोगों के नजदीक, क्योंकि अगले साल जो पेट्रोलियम मसनूआत का हमारा टारगेट रखा गया IMF के साथ, वो बहुत बड़ा टारगेट है। 49 अरब रुपए का वो टारगेट है। तो अगर ये कहा जाए कि हमें बहैसियत एक मुल्क या रियासत के बैलेंस करना है पास ऑन, यानी कि हम सारिफीन को कितना रिलीफ दें वर्सेस टैक्सेस, ये एक बड़ी संजीदा बहस है और ये इतने आसानी से इसको आप फॉर्मूले वाइज कोई नंबर नहीं बता सकते। मगर ज्यादा जरूरी ये भी है कि बरवक्त फैसला लिया जाए, कोई भी और स्पीडी एक्शन हमारे सामने आए, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते भी शो किया कि हेजिंग की जाए ऑयल की कीमतों की, ऑयल इकोनॉमी की। और इस हवाले से हमने आपको अप टू डेट मैंने कुछ ट्वीट्स भी की थी। द पीपल हु आर कंसर्न्ड विद दिस, मेरी उनसे बात होती रही है पिछले चंद दिनों के अंदर। उनका यही कहना है कि इस हफ्ते हमें वो कीमतें मिल जाएंगी और फिर ये इशू ECC में लेके जाएंगे हम कि हम हेज करें ऑयल प्राइसेस को कि ना करें, हमारे फायदे में क्या है। अगर मैं कोट करूं इस आला उहदेदार को, तो उनका कहना था कि इफ वी स्वैप वी हैव टू पे द फॉरवर्ड कर्व, वी लूज सम बेनिफिट ऑफ लो प्राइस बिकॉज वी हैव टू पे अ फिक्स्ड प्राइस व्हिच विल बी हायर देन टुडेज नंबर। वी आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट्स व्हिच प्रोवाइड प्राइस सीलिंग्स, वी विल लाइकली set them at levels that don't cost too much but give some certainty for the future। इसको हमने पिछले हफ्ते भी शायद खान अब्बासी साहब से भी बात की थी। उन्होंने एक बहुत वैलिड वजह हमें बताई थी कि ये हमारे मुल्क के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और जो स्ट्रक्चर है, अनफॉर्चुनेटली जिधर नैब का एक बड़ा असर रसूख रखा जाता है, हमें कॉल ऑप्शंस एक्सरसाइज करना या हेज करना गोना सादा काम नहीं है। हमारे पास स्टोरेज भी नहीं है, मगर अगर हम इसके अंदर इसके ऊपर काम शुरू भी करें तो बहरहाल ये खतरा मौजूद है कि कल को जो भी प्राइस आपने सेट की हो, जिसके ऊपर आपने तेल खरीदने का कह दिया हो, कल को उससे कम अगर कीमत गिर गई तो बहरहाल नैब जो है वो आपके पीछे जरूर आएगा। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क्स इन द कंट्री दैट वी डू लिव इन अनफॉर्चुनेटली। इसको किस तरह देखा जाएगा और आज की जो मसनूआत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर हुकूमत ने कमी का ऐलान किया है, क्या ये काफी है? क्या ये वो डिजायर्ड फिस्कल स्पेस और ब्रीदिंग स्पेस हमें देगा जिसकी अभी हमें अशद जरूरत है? एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे
एक हमारे खुर्रम शहजाद साहब से भी मुआशी तज्जियाकार हैं, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बेहतरीन तौर पे इन इशूज़ को समझते हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। एक दफा फिर तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ मुआशी तजिया निगार खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी बात करेंगे इन्हीं ऑयल प्राइसेस के अंदर इस स्लैश के ऊपर। क्या ये काफ़ी है, क्या ये नहीं है, क्या यही फिस्कल स्पेस, मच नीडेड फिस्कल स्पेस मुहैया करेगा हुकूमत को इन दीज डायर टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। खुर्रम शहजाद साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो मुझे बताइएगा कि ये बात सच है कि एक ये बुनियादी हक है हर पाकिस्तानी शहरी का कि अगर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कीमतों के अंदर इतने बड़े कट्स आते हैं तो इसका बेनिफिट जो है वो उसको पास ऑन किया जाए। सो अभी जो हुकूमत ने ऐलान किया है पेट्रोलियम मसनूआत में 15 से 30 रुपए के कट्स का, एंड पेट्रोल के ऊपर 15 रुपीज पर लीटर, ये आपकी नजर में काफी है? जी देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देता हूं कि पेट्रोलियम लेवी इसमें एक ऐसा फैक्टर है जो कि डेवलपमेंट के लिए जो है वो रखा गया था पिछले कोई 15 साल से। अगर आप देखें इसके हिस्टोरिकल जो है कलेक्शन देखें तो वो पेट्रोलियम लेवी जो था वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी था। वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हटा के पेट्रोलियम लेवी कर दिया था ताकि वो डेवलपमेंट की कोई चीज़ करनी ना पड़े। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक आम पाकिस्तानी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसको कंप्लीट पास ऑन की जाए। ये एडिशनल टैक्स एक है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि टैक्सेशन गवर्नमेंट का शॉर्टफॉल 480 अरब रुपए का तकरीबन 8 महीनों में आ चुका है, और 480 तो सिर्फ 8 महीनों में था और प्री कोविड था। अब जो सिचुएशन है वो तो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और टैक्सेस जो है गवर्नमेंट के, आप ये देखें कि शॉर्टफॉल तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ का होगा। यानी कि आपका जो टारगेट था रिवाइज्ड 5.1 ट्रिलियन टैक्स का टारगेट था, जो कि 3.9 या 3.8 ट्रिलियन का मुश्किल से होगा। इसका मतलब यह है कि ह्यूज शॉर्टफॉल ऑफ टैक्सेस। एक्सपेंडिचर्स अपनी जगह जो है वो रिलीफ एफर्ट्स के चल रहे हैं, और आपको जो डोनर सपोर्ट मिल रही है ऑफ कोर्स वो है काफ़ी हद तक, बट स्टिल इतनी नहीं है कि इतना ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया जाए। तो नेचुरली जो टैक्स का शॉर्टफॉल है उसको यहाँ से पूरा किया जाए, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल भी किया जाए। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है डेफिनेटली कि पास ऑन किया जाए, और मैं आपको बताता हूँ कितना पास ऑन था और कितना किया गया है। 24 रुपये तकरीबन जो है वो पेट्रोल पे बनते थे, और तकरीबन कोई 32-34 रुपये जो है वो डीजल पे बनते थे पर लीटर। गवर्नमेंट ने जो पास ऑन किया है वो तकरीबन 60% किया है, यानी कि ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 20 रुपये अक्रॉस द बोर्ड पास ऑन कर दिए हैं पर लीटर। इसके फ़ायदे ये होंगे कि इन्फ्लेशन में कमी होगी। जैसे आपने शुरू में कहा, हमने एक सेंसिटिविटी रन की है कि 10% हिस्सा जो है इन्फ्लेशन बास्केट में 10% हिस्सा सिर्फ इस पेट्रोलियम प्राइस की वजह से इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली। एंड इनडायरेक्टली एक अलग इम्पैक्ट है। डायरेक्टली का मतलब ये है गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की डायरेक्ट कीमतें, डीजल की कीमतें, और सारी जो एनर्जी आपकी बास्केट है उसका 10% बनता है टोटल बास्केट का। तो अगर 20% ये तकरीबन कोई बनता है 60% पास ऑन किया गया है उस पोर्शन का जो कि किया जाना था। तो जितना पोर्शन पास ऑन किया गया है इसकी वजह से तकरीबन 1.5 से 2% जो है इन्फ्लेशन आने वाले महीनों में कम होगी। अब इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना है? रेवेन्यू इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ कितना है। रेवेन्यू इम्पैक्ट देखें, 15 रुपये अगर कट किए जाते हैं अक्रॉस द बोर्ड, अभी जो गवर्नमेंट ने किए हैं वो 20 रुपये ऑन एवरेज किए हैं, एक महीने का इम्पैक्ट तकरीबन 30 अरब रुपए बनता है अगर आप 20 रुपये तकरीबन ऑन अक्रॉस द बोर्ड पास ऑन करते हैं। तो 30 अरब का इम्पैक्ट टैक्स का बनेगा कि गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए एक महीने में पास ऑन किए हैं। लेकिन देखिए गवर्नमेंट को मिल कितना रहा है? गवर्नमेंट को मिल इससे ज़्यादा रहा है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट पिछले 1-1.5 महीने से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, और ऑन एवरेज जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तकरीबन कोई 100 अरब के करीब आ रहा है, तो 90 से 100 अरब के करीब। तो एक्चुअली नेट बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्सेशन में फ़ायदा है। उसका कुछ पोर्शन गवर्नमेंट ने पास ऑन पहले किया था और तकरीबन 30-40% मजीद कर दिया है। एक बैलेंसिंग एक्ट ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज अगर सारा पास ऑन कर देंगे तो देखें आप अभी तो डिमांड है नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्योंकि सारी जो है वो लॉकडाउन ज़्यादा चल रहा है, तो नेचुरली उसको कोई खास फ़ायदा होना नहीं है। बट देखें, मेक श्योर गवर्नमेंट को ये करना है कि जो भी पास ऑन किया गया है नीचे क्या एक आम आदमी को प्राइस रिडक्शन की सूरत में हर चीज़ में वो मिल रहा है या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनस्बत इसमें कि आप अक्रॉस द बोर्ड कट कर दें और नीचे जो है फ़ायदा ना हो, क्योंकि प्राइस स्टिकनेस होती है
प्राइस बढ़ाई ज्यादा से जाती है और कम आप सादा लफ्ज, ठीक है मैं आपकी बात भी समझ गई, मगर मुझे आप सादा लफ्जों में ये भी समझाइएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर नेचुरली हिज़्ब इख्तिलाफ के भी बयानात आएंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ का डे 1 से ये डिमांड रही है कि आप पास ऑन करें, पूरा पास ऑन करें, रिलीफ दें आवाम को। तो इतना रिलीफ भी देना, पहले 7 से 12 रुपए फी लीटर रिलीफ दे भी दिया जाए तो बड़ी बेहतरीन फिस्कल स्पेस बनेगी, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है दीगर चीजों के अंदर। तो ये बात तो बहरहाल हो रही है कई दिनों से, मगर जितना आप कर दिया है, जैसे पेट्रोल के अंदर 15 रुपए फी लीटर, ये आपके नजदीक मुनासिब है? और जितना हुकूमत ने अपने लिए रखा है वो क्यों जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मैंने कहा ना कि 24 रुपए, लेट से पेट्रोल की एग्जांपल लेते हैं, 24 रुपए तक किया जा सकता था, गवर्नमेंट ने 15 रुपए कर दिया है। मतलब यह है कि तकरीबन 50-60% गवर्नमेंट ने पास ऑन कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, हम IMF प्रोग्राम में हैं और IMF का अगला जो टारगेट है पेट्रोलियम लेवी का, वो तकरीबन 479 अरब रुपए है, और इस साल का टारगेट कितना था? 260 अरब रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 60% IMF ने टारगेट बढ़ा दिया है। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त हाई टाइम है कि IMF के साथ बैठे और कहे कि जी देखें आपके सामने हालात हैं, आप हमारे जो है ना डेट को आगे करें, आपने होल्ड कर दिया प्रोग्राम, अब इसको भी टारगेट को कम करें, टैक्सेशन को भी। ये पता है आपको पेट्रोलियम लेवी तकरीबन 6-7% बनता है टोटल टैक्स का, और 20% से ज्यादा बनता है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो देखें एक और चीज हो सकती है इसमें कि यहाँ पे पेट्रोलियम लेवी गवर्नमेंट अगर अपने पास रख रही है, उसका कुछ फायदा हो, आवाम को फायदा, वो कैसे हो सकता है कि इसी पेट्रोलियम लेवी को जो बाकी रखा है, एक तो पास ऑन कर दिया, जो बाकी रखा है इसको या तो सेल्स टैक्स में कमी कर दे या और टैक्सेस में कमी कर दे, ताकि एक बैलेंसिंग एक्ट वहां पे भी हो जाए और इंडस्ट्री को फायदा हो जाए, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को और एक आम आदमी को पास ऑन कर सकें। तो एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, सिर्फ पैसा रखना अपने पास ठीक नहीं है गवर्नमेंट का। ऑफ कोर्स नहीं सर, वो तो बड़े काम है करने को ना, सेफ्टी नेट्स बनाए, PSDP के अंदर इस्तेमाल करें, एहसास प्रोग्राम के लिए लगा दीजिए। आई मीन देयर इज नॉट अ डर्थ ऑफ प्लेसेस वी कैन यूज इट फॉर। आपको पता है इधर एक्सपेंडिचर्स तो बहुत है। एंड बिफोर आई गो ऑन टू अब्बासी साहब, सर मैं पिछले हफ्ते भी शाहिद खान अब्बासी साहब समेत दीगर पैनलिस्ट से भी हमने जिक्र किया कि क्या हमें हेजिंग करनी चाहिए एक ऐसी सूरत हाल में जब इन डेकेड्स एक लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। अब्बासी साहब ने बेहतरीन बात तब भी बताई कि ना हमारे पास स्टोरेज है, ना इधर एनवायरनमेंट है ऐसा। जो हम पेट्रोलियम लेवी की सूरत में और जो टैक्सेस लगाते हैं, बदकिस्मती से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ये क्यों हम लोगों ने स्टोरेजेस बिल्ड नहीं किए, क्यों हम लोगों ने कैपेसिटियां अपनी नहीं बिल्ड की इस मुल्क में। बट दैट बीइंग सेड, आपको लगता है कि हेजिंग इज स्टिल वेरी मच ऑन द कार्ड्स? मेरी चंद दिनों पहले कुछ आला शख्सियात जो उसको देख रहे हैं उनसे बात भी हुई, कल तक भी वो ये कह रहे थे कि इसी हफ्ते हमें नई लिस्टें आएंगी प्राइसेस की और ECC के अंदर ये मामला लेके जाया जाएगा कि हम हेज करें ना करें, किस सूरत के अंदर करें, बिकॉज बहुत से रिस्क जो हैं इसके साथ अटैच्ड हैं। बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि हेज कर लेने की कॉम्पिटेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, बड़े बैंक्स हैं, हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास इवन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में अच्छे लोग हैं, और प्राइवेट सेक्टर से लोग भी काम कर रहे हैं साथ। इशू कॉम्पिटेंस का नहीं है। देखें इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ये होता है कि आप स्पॉट पे बाइंग करें, फौरन आप उठाएं, अगर आपके पास स्टोरेज है आप स्टोरेज में रखें। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ स्टोरेज कभी बिल्ड ही नहीं हुई। आप वाली बात कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को, इस सेक्टर को बिल्ड करने के लिए हमने कभी काम ही नहीं किया, नंबर 1। तो देखिए एक तो स्टोरेज का हमारा इशू है, दूसरा देखें नेचुरली डिमांड नीचे चली गई है, 50-60% आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड नीचे, तो आप इतना ऑयल उठा के फिर रखेंगे कहाँ, कैसे यूज करेंगे? अभी आप देखिएगा रिफाइनरीज के भी लॉसेस आ सकते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के PSO से लेकर दूसरों के भी लॉसेस आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारी पुरानी कॉस्ट पे पैसे, पुरानी कॉस्ट पे इन्वेंट्री रखी है, और आज जो है गवर्नमेंट ने प्राइस कट कर दी है, तो वो पुरानी कॉस्ट पे कौन लेगा? तो पॉइंट ये है कि देखें हेजिंग की जा सकती है, हेजिंग की एक कॉस्ट होती है, हमें इस मैकेनिक्स को समझना है कि उस कॉस्ट को देने की वजह से कॉल ऑप्शन, सर कॉल ऑप्शन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं एग्जैक्टली उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय, आपके पास राइट टू बाय हो जाता है, उसकी एक इस सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस कि आप जो है एक सर्टेन प्राइस भी उसकी पे करते हैं। आज $16 पे अगर ऑयल चल रहा है तो आपको हो सकता है $24 पे मिले, लेकिन वो जो $6-7 आप एडिशनल पे करेंगे वो आपकी इंश्योरेंस है, और आपको अपसाइड अगर ज्यादा हो जाती है, $40 पे ऑयल चला जाता है, और ये जाएगा क्योंकि ओपेक एक जो है ना वो कार्टेल है, ये फंडामेंटली ड्रिवन नहीं है सारी चीजें। तो नेचुरली आपके कोविड के बाद ये ऑयल जाएगा ऊपर, उससे बेहतर ये है कि आज हम कर लें। लेकिन इशू ये है कि सर अगर हम कॉल ऑप्शन प्राइस लूज कर जाएं तो यू कैन ऑलवेज बाय इट फ्रॉम द स्पॉट मार्केट, यू ओनली लूजिंग दैट इंश्योरेंस प्राइस। ओनली प्रॉब्लम इज नैब सर, ये कहने में तो बड़ी बेहतरीन बातें हमारे यहाँ ऑडिट्स में आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ दो इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा कोशिश भी की थी, लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि जब उन्होंने अच्छा किया तो उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, जब उन्होंने बुरा किया तो उनके ऑडिट्स खुले। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे लीगल कवर चाहिए इसका, एक
प्रॉपर हेजिंग की फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी होती है, कॉम्पिटेंस होती है, उनको बिठाएं, लोगों को, साफ सुथरे लोगों को बिठाएं, मेरिट पे बिठाएं। आप देखिएगा ऐसी अपॉर्चुनिटी से, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी से हम हमेशा फ़ायदा उठा सकते हैं और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हमारे आम आदमी को जो है फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। अदर दिन शायद का खान अब्बासी वुड अंडरस्टैंड के ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज हैं, ऑन ग्राउंड हमें किन मुश्किलात का सामना होता है। लीगल कवर की बात शायद हम आराम से कर देते हैं, ये वाकई कितना डुएबल है ऑन ग्राउंड। बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद का खान अब्बासी साहब से आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शाहिद का खान अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ का, आपकी तशरीफ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी साहब फरमाइएगा, हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि आज रात 12 बजे से तमाम तर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 से 30 रुपए फी लीटर की कमी आएगी। पेट्रोल में स्पेसिफिकली 15 रुपीज पर लीटर को देखा जा रहा है, इसका ऐलान हो गया है। क्या आपका रद्द अमल है? देखिए, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि कट इससे बहुत डीप है, हुकूमत आवाम को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकती है। उसकी अपनी ज़रूरियात होंगी, लेकिन आवाम को कम से कम बताना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। माजी में भी अक्सर जो रिलीफ थी वो पास ऑन की जाती थी। आज कोरोना वायरस की वजह से रिलीफ देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुकूमत या अपने रेवेन्यूज़ बिल्ड करना चाहती है, आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहती। मुझे तो यही बात समझ आती है, क्योंकि आज ये पोटेंशियल ये है कि कल से 50 रुपये के लगभग आप जो फ्यूल है वो दे सकते हैं, पेट्रोल और डीजल। 50 रुपये, मुझे 2-4 रुपये ऊपर होंगे, लेकिन इसके लगभग कीमत इस वक्त है। इस वक्त मार्केट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको मेरा नहीं ख्याल, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि हुकूमत कैपिटलाइज कर पाई है या नहीं कर पाई। तो ये बुनियादी बात है कि रिलीफ जो दिया गया है वो नाकाफ़ी है। नाकाफी है सर। आपने देखा कि 24 रुपए तो ओगरा की रिकमेंडेशन थी, 15 रुपए पे ले आए। तकरीबन 50 to 60% का रिलीफ तो पास ऑन कर दिया गया है अवाम को, और बाकी जो हिस्सा रखा है हुकूमत वक्त ने, ये मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात करने के बाद और मार्केट के अंदर भी सेंटिमेंट्स देखने के बाद, ऑफकोर्स द न्यू कोविड रियलिटी एज वेल, ये तमाम तर विंडफॉल जो है ये शायद आगे पास ऑन करना अच्छी हिकमत अमली ना भी होती इस टाइम के ऊपर, गिवन द सिचुएशन ऑन ग्राउंड राइट नाउ। सो मुझे पहले बताइए कि अगर आप वज़ीर आज़म होते, टू बिगिन विद, आप कह रहे हैं नाकाफी है, और ओगरा अगर आपके टाइम पे इस सिचुएशन के अंदर 24 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर बात करता, तो आप क्या करते? फर्स्ट आईड लाइक टू नो दैट। वुड यू पास ऑन ऑल द रिलीफ टू द कंज्यूमर्स, सारिफीन को? देखिए, एक तो जो ओगरा की प्राइसिंग है ना, वो इस वक्त एक गैर मामूली सिचुएशन है मार्केट के अंदर। तो ओगरा की प्राइसिंग मैं उसको इतना वैलिड नहीं समझता, क्योंकि ओगरा तो जो अपने उनके मैकेनिज्म है उसको देखती है, जो प्राइसिंग को देखती है। यानी मैं मुझे कल कोई आप पकड़ ले इस बात पे, लेकिन जो मेरी मार्केट नॉलेज है इस वक्त हमारे रीजन में हाल ये है कि आपको पेट्रोल और डीजल जो है वो क्रूड की प्राइस से कम मिल रहा है। ये मेरा तारीख में कभी नहीं हुआ कि जो प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, जो क्रूड से बनता है, वो क्रूड की प्राइस से कम मिल रहा है। ये हालत हमेशा नहीं रहेगी, ये चंद हफ्ते चंद महीनों की बात हो सकती है, लेकिन ये हकाइक हैं। आज ये इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो हमने उस पर कैपिटलाइज नहीं किया, कम से कम मेरी नॉलेज नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कर रहा होगा, और प्राइवेट सेक्टर इस सूरत हाल में एक विंडफॉल उनको मिलेगा। इसी तरह हमारा रिफाइनिंग सेक्टर जो है, रिफाइनिंग सेक्टर को पिछले 1.5 साल में बेपनाह नुकसान हुआ है करेंसी की लॉसेज में, क्योंकि इतनी तेजी से डिवैल्यूएशन हुई, उनको बहुत लॉसेज हुए हैं। अब उनको विंडफॉल मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त क्रूड भी डिस्काउंट पे बिक रहा है। हालांकि जितनी भी कम क्रूड प्राइसेस हैं, $20 हैं, 25 हैं, 18 हैं, उसके बावजूद चूंकि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्रूड भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, जो कि माजी में कभी नहीं होता था। तो आज जो रिफाइनिंग सेक्टर है वो डिस्काउंट पे क्रूड लेकर एक हायर प्राइस पे, मच हायर प्राइस पे वो बेचेंगे, तो उनके लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं आएगा। तो आज जो एक्चुअल रिलीफ, अगर हुकूमत की कोई हिकमत अमली होती, वो मार्केट को इस्तेमाल करते
कम से कम मेरी नॉलेज ये है कि पिछले महीने में आपने ये नहीं बताया आप क्या करते, व्हाट वुड यू डू एग्जैक्टली? आप ये तमाम तर विंडफॉल पास ऑन कर देते, यू वुड पास, क्या करते? आई मीन आई नीड टू नो कि आप देखिए मैं तो विंडफॉल को बढ़ाता ना सबसे पहले। आप आज जो विंडफॉल तो वो लोग ले जाते हैं, तो मैं उस विंडफॉल को हुकूमत के खाते में बढ़ाकर आप वो रिलीफ अवाम को पास ऑन करते। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ 50 रुपए के लगभग आप पेट्रोल डीजल अवाम को दे सकते थे, और जो आपका रेवेन्यू उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते थे। जो अभी खुर्रम साहब ने कहा, मैं कुछ बातों से एग्री करता हूँ, अक्सर से नहीं करता। मसलन ये पास ऑन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता, ये हुकूमत की टैक्सेशन है, हुकूमत जो मर्जी टैक्सेशन करे उसको पार्लियामेंट मंजूर करती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता कि कीमतें कम होगी तो आप पास ऑन करें। मैं ये भी ज़रूर कहूँगा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, पिछले 6-7 साल से कह रहा हूँ, वज़ीर के तौर पर, वज़ीर के तौर पे, हमारी पेट्रोल की प्राइसेस स्पेशली जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं बड़ी दुनिया में, उनमें सबसे कम है। डीजल भी हमारा कम है। तो हमें ये अनॉमलीज देखनी पड़ेंगी कि इनको कैसे। अब तो हुकूमत का हाल तो ये है कि एक तो कीमत गिर गई है, उनका रेवेन्यू गिर गया, उसके बाद डिमांड भी गिर गई, सेल ही कम हो रही है और रेवेन्यू गिर गया। तो इसको अगर हुकूमत ने प्रोटेक्ट करना है, अवाम को बता तो देना, अवाम को बेवकूफ़ मत बनाए। और सबसे जो बड़ी गलती हुकूमत कर रही है कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में उनको कैपिटलाइज नहीं कर रही, और उसकी वजूहत मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सबसे बड़ी वजह नैब है, फिर कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स भी सो मोटो नोटिस लेते हैं इन बातों का। मार्केट कंडीशंस इस वक्त गैर मामूली हैं, तो उसमें आपको गैर मामूली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए गैर मामूली फैसले करने पड़ेंगे। हमारा सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता। ये बुनियादी बातें। ठीक है सर, एक मेजर कट जो प्राइसेस के अंदर इल एडवाइस था, ये माना जा रहा था, आपको फिर भी लग रहा है कि इन लोगों ने कम पास ऑन किया है। मगर सर, अगर ये सेविंग जो आप कहते हैं, हुकूमत का प्लान क्या है, हिकमत अमली क्या है, ये भी आके बताए। मगर जो पैसे अब सेविंग्स के तौर पे रखे जाएंगे टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो क्या इसको स्कोप ऑफ पेमेंट्स अंडर एहसास के लिए भी यूज किया जा सकता है? सर्कुलर और प्रोक्योरमेंट डेट को पावर और एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये वो सारी चीजें हैं जो इमीडिएटली जहन के अंदर आती हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये आके, ठीक है आपकी बात शायद दुरुस्त है कि आके अपना प्लान बताएं, मगर विदाउट द प्लान बीइंग गिवन, आर दीज द फर्स्ट थिंग्स दैट कम टू योर माइंड? जी बिल्कुल, देखें मेरा उसके बारे में मुख्तलिफ राय है। अगर हुकूमत 30 अरब रुपया बचा सकती है तो वो 30 अरब ये हुकूमत अपनी जेब में डालेगी। मैं खुर्रम साहब के नंबर ले रहा हूँ, फर्ज करें 30 अरब है, तो या हुकूमत 30 अरब अपनी जेब में डालेगी या अवाम की जेब में डालेगी। मैं कम से कम इस हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर सकता कि मेरे पैसे को ये सही इस्तेमाल करेंगे। ये पैसा अवाम का है। अब ये अगर 30 अरब आप अवाम को दे दें, उनको रिलीफ दे दें, हम तो सेव करते नहीं हैं बहैसियत एक मुआशरा या एक कौम जो है, तो हमने खर्च ही करना है। वो 30 अरब मार्केट में खर्च होगा, उससे मार्केट स्टिमुलेट होती है, इकॉनमी बढ़ती है, स्पेंडिंग बढ़ती है। तो ये चीज़ें भी, और उसमें से बहुत सा हिस्सा टैक्सेशन में हुकूमत को वापस आता है, लेकिन जॉब भी क्रिएट होते हैं, ग्रोथ भी आती है। तो अगर ये पैसे आप अवाम को दे दें, स्पेंडिंग वो कर सकें, तो मेरा ख्याल है उससे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। आपकी मुराद इससे क्या है? क्योंकि देखिए ना, 100% भी तो पास ऑन करना फूलिश होगा ना। सो पूरे बताएं नाकाफी से मुराद क्या है? यू वुड वांट इट एट व्हाट पॉइंट? और दूसरा सर ये भी बताएं कि अगर चले 7 से 12 रुपए मार्केट में बात हो रही थी फी लीटर कर लिया जाए अच्छा होगा, फिर भी 15 रुपए अभी हम देख रहे हैं कि किया है। सो क्या ये लीस्ट पेनफुल तरीका नहीं है फिस्कल स्पेस अपने लिए मुहैया करने का, एक ऐसे टाइम पे जब आप देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है क्लोज टू जीरो है बिल्कुल। हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से हमें ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पास चॉइस भी कम है इसी सूरत हाल में, अंडरस्टैंडेबल। मगर अगर टैक्स रेवेन्यूज आने वाले साल के अंदर ये बहुत बड़ा एक मेजर चैलेंज होगा हमारे मुल्क के लिए। साथ हम देख रहे हैं इंपोर्ट्स भी फॉल कर रही हैं, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, डिजास्टर्स एक सिचुएशन है, वेल्दी को टैक्स करने की बात हो रही है इधर मजीद। सो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर डू यू थिंक नाकाफी से मुराद क्या है आपकी? लाइक व्हाट वुड यू वांट अदरवाइज? देखें, नाकाफी ये है कि अगर 24 रुपए था, आज की सूरत हाल में मेरी नजर में 24 का 24 पास ऑन करना बहुत जरूरी था। अच्छा, ताकि अवाम को, आज अवाम रिलीफ जी 100%, बल्कि उससे भी ज्यादा वो कहां से आता,
جو اپرچونٹیز مارکیٹ میں ہیں اس سے آپ زیادہ ونڈ فال جو آئی ایم ایف کو ہم نے پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر 489 بلین روپیز دینے 479 ارب روپے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے, اس کا کیا کیجئے پھر؟ جی وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں کہ کرونا وائرس آ گیا ہے, ہمارے عوام تکلیف میں ہیں. جی تو یہ ایک دیکھیں آج کوئی معمولی حالات نہیں ہے, آج غیر معمولی حالات ہیں, آپ کو غیر معمولی فیصلے کرنے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اگر آج 24 روپے کا ریلیف مل سکتا تھا, اگر حکومت کی اسٹریٹجی ٹھیک ہوتی, مارکیٹ کو استعمال کرتے, یہ ریلیف 40 روپے تک جاتا. آپ 50 روپے کے لگ بھگ بیچتے, عوام کو ریلیف دیتے, عوام کے پاس پیسہ آتا, وہ خرچ کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے, تو میں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, اور میں اس سے پہلے وقفہ لوں اور آپ سے کچھ سیاسی سوالات کرنے ہیں. یہ کال آپشنز کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے پچھلے ہفتے بھی شو کیا تھا کہ ہمیں ہیج کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ نہیں فار آئل پرائسز. اسی ہفتے کچھ مزید ڈیٹیلز ایکسپیکٹڈ ہیں حکومت کی طرف سے, اور پھر معاملہ ای سی سی میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ اس کو بڑی سنجیدگی سے ڈسکس کر کے اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے. تو اگر لیگل کور کے ساتھ ساتھ یہ بات کر لی جائے, ڈو یو اسٹل تھنک کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے, یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ سٹا ہے اور یہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے؟ دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ یہ ہیجنگ کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک فزیکل ہیجنگ ہے, آپ نے مال خرید لیا, سٹور کر لیا, سستی قیمت پہ بعد میں استعمال کر لیں. ایک فائنینشیل ہیجنگ ہوتی ہے. فائنینشیل ہیجنگ بیسیکلی گیمبلنگ ہوتی ہے, بیسیکلی یہ گیمبل ہوتا ہے. آپ میں جوئے کا لفظ برا لفظ ہے, حکومتیں یہ گیمبلنگ نہیں کرتی. یہ آپ اور یہ اپرچونٹیز جو ہوتی ہیں نا ہیجنگ کی, یہ آپ دنیا میں کسی چیز کو بھی ہیج کر سکتے ہیں. حکومتیں یہ کھیل نہیں کھیلتی, یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. چلیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں سر, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے آپ سے بڑے انتوال پوچھنے, انکلوڈنگ دا فیکٹ دیٹ کچھ ویلنگ ڈیلنگ آپ کی جماعت کے سربراہان انکلوڈنگ یور سیلف شاید آپ لوگوں کو کچھ روابط کیے جا رہے تھے 2018 الیکشن سے پہلے. آپ سے بات کرنا چاہوں گی وقفے کے بعد. شاہد کاکا نباسی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ناکافی ہے یہ پیٹرولی مصنوعات کے اندر کٹ جو حکومت وقت نے اعلان کیا ہے. 100% جو تمام تر فوائد تھے وہ پاس آن کرنے چاہیے تھے صارفین کو, اور شاید اسی سے جتنا کیا بھی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آف کورس قیمتیں الیکٹرک پرائسز کی بھی کم ہوں گی, میجر بوسٹ ہوگا معیشت کو بھی, چھوٹی انڈسٹری کو بھی, جاب لیسنس جو ہے انمپلائمنٹ جو ہے اس میں بھی شاید بہتری آئے. مگر عباسی صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ہمیں کیا ایک اسپیشل ٹیکس لگانا چاہیے آن دا ٹاپ 10% اشرافیہ ایلیٹ آف دا کنٹری, فسکل اسپیس اپنے بنانے کے لیے, اسپیشل سیفٹی نیٹس کے لیے, پی ایس ڈی پی کے لیے, کہیں نہ کہیں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ واپس ذرا سا اسٹیمولیٹ ہو؟ 10% ٹیکس کس چیز پہ؟ جسٹ اسپیشل ٹیکس اشرافیہ کے اوپر, یا ڈو یو تھنک کہ دس ول بی پولیٹیکل ول بہت ضروری چاہیے, ایف بی آر یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, ڈو وی نیڈ ٹو ڈو دس بیکاز ادر کنٹریز آر ایکچولی کنسیڈرنگ دس اینڈ امپلیمنٹنگ اٹ؟ اشرافیہ یعنی آپ ایڈیشنل انکم ٹیکس لگانا چاہتے ہیں؟ جی اسپیشل ٹیکس ٹاپ 10% کے اوپر. سو یہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے نا ایوریج منتھلی ایکسپینسز کے اوپر, الیکٹریسٹی کنزمپشن سو آن سو فورتھ, ایف بی آر کے پاس جو لسٹیں ہیں. دیکھیں کوئی اضافی ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے, آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ان سے ٹیکس تو لیں اور شروع کریں حکومت سے. جو کیبنٹ ہے, جو پرائم منسٹر ہے, جو صدر ہے, ان سے شروع کریں, ان سے ٹیکس لیں سب سے پہلے. آپ اس وقت بھی جو آپ کا جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں, جو ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ ہے, وہ تقریباً 32-35% ٹیکس دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کیا 50% ٹیکس لیں گے, اسے کیا ہوگا؟ وہاں وہ چند ارب روپے آپ کو ملیں گے. یہاں کروڑوں لوگ ہیں جو ایک پیسہ ٹیکس نہیں دیتے. تو پہلے پرائم منسٹر شروع کرے اپنی ذات سے, کیبنٹ سے لے, پارلیمنٹ کے ممبران سے لے, اپوزیشن سے بھی لیں. پہلے جو لوگ لیڈرز ہیں اس ملک میں وہ ٹیکس ادا کرنا شروع کریں, صوبائی اسمبلی کے ممبران ٹیکس ادا کریں. آپ ان کی ڈائریکٹری چھپتی ہے قومی اسمبلی کے ممبران کی صوبائی, ان کو ذرا ایگزامن کر لیں. یہاں پر 90% لوگ ہیں جو ایک پیسہ ٹیکس نہیں دیتے. یہ بھی حال ہی میں لکھا ہے ہمارے ملک میں کہ گاڑیاں چیک کر لیں, کون سی گاڑیاں چلا رہے ہیں, کون سا لیجسلیٹر, پارلیمنٹیرین, بڑی تگڑی بزنس شخصیات, ایک گاڑی کے عوض ان سے ایک اماؤنٹ مہیا کر لیں, بے شک اس اسپیشل ٹیکس کی مد میں. مگر سر اوور ٹو پولیٹیکل ایشوز رائٹ ناؤ. شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے 2 صحافیوں نے آ کر ان کو پیغام دیا کہ آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں
اور اس کے بعد چند اہم ملاقاتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ کابینہ کی بھی ڈسکشنز فائنلائز ہو رہی تھیں. یہ آپ نے ضرور خبر دیکھی ہوگی, آج شام سے ایک بار پھر اس کے اوپر تبصرے چل رہے ہیں. کیا واقعی اس بات میں صداقت ہے؟ دیکھیں, یہ بات میری نالج میں بالکل نہیں ہے. میں نے 31 مئی کو وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑا تھا. یہ بات ہو رہی ہے جو میری نالج سمجھ آئی ہے جون یا جولائی کی. ایسی کوئی بات نہ ممکن ہے نہ ہو سکتی ہے, یا کم از کم میری نالج میں نہیں ہے. اسی دور میں نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا گیا, وہ واپس آئے, جیل چلے گئے. تو جو سودے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جیل نہیں جاتے. میرا تو یہ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. انٹرویو شہباز صاحب نے دیا ہے سہیل وڑائچ صاحب کو. سہیل وڑائچ صاحب محترم آدمی ہیں, انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں نے جو بات سنی ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو گئی ہو, کہیں نہ کہیں 19-20 کا فرق تو آ سکتا ہے نا. سرے سے پوری بات کا تو سہیل وڑائچ صاحب من گھڑت کوئی ایک پوری کہانی تو نہیں لکھ دیں گے نا. 19-20 ہو سکتی ہے کہ چلے کابینہ کے نام نہیں فائنلائز ہوئے تھے, مگر میٹنگز ہو رہی تھی, انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی, اگلا وزیر اعظم بننے کی بات ہو رہی تھی. سو یہ تو آپ کے سارے ووٹ کو عزت دو, سول سپریمیسی, یہ تو پورے بیانیے کی نفی ہے. ایک ملاقات بھی ایسی. ڈو یو ناٹ اگری ود دیٹ؟ دیکھیں, میں تو اس بات سے اگری نہیں کر سکتا نا. جب ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, ہمارا بیانیہ بڑا واضح ہے. اگر ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے اس بات کا, لیکن میں پھر کہوں گا یہ جو انٹرویو ہے اس کی وضاحت جو ہے شہباز صاحب کر سکتے ہیں یا سہیل وڑائچ صاحب کر سکتے ہیں. کم از کم مجھے ایسی کسی بات کا نہ علم ہے نہ ایسی بات. اس کی تردید نہیں کی اگر یہ سرے سے غلط ہے, اور ایگزیجریشن میں ونس اگین ایسے سر 5% اپ 5% ڈاؤن. تردید دیکھیں, دن میں 500 خبریں لگتی ہیں, کتنے کی آپ تردید کریں گے, تردید کس بات کی کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی, منطق کے مطابق نہیں. میرے نظریے کو چیلنج کرے, میری پولیٹیکل حیثیت کو چیلنج کرے, مجھے تو ساری خبروں کو ہٹ کے پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. خاموشی کو نیم رضامندی دیکھیں, کیا دیکھیں. بہرحال شاید اگلے 1-2 دن کے اندر اس کی کوئی اور اس کے اوپر تردید آ جائے, کیونکہ خاموشی کو تو تصدیق ہی سمجھا جائے گا, اور یہ بڑی ڈیمیجنگ خبر ہے. مجھے بتائیے کہ کیا سر ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات تھی, خواجہ آصف سمیت آپ سے بھی رابطہ کیا گیا تھا, آپ سے بات کی گئی تھی اگلا وزیر اعظم بننے کے حوالے سے, یا کوئی آفر دی گئی تھی آپ کو؟ نہیں, مجھے آج تک کسی نے کوئی آفر نہیں دی جی. میں وزیر اعظم اگر بنا ہوں تو میری جماعت نے بنایا ہے, پاکستان کے عوام کے بنایا ہے, اسمبلی سے ووٹ لے کر آیا تھا, اور یہی طریقہ ہے ملک میں وزیر اعظم بننے کا. بے شک یہ شارٹ کٹ کے وزیر اعظم جو ہیں یہ آج تک کامیاب نہیں ہوئے. ہم نے بہت تجربے کر لیے ہیں, شارٹ کٹ کے وزیر اعظم کامیاب نہیں ہوتا. عوام کو فیصلہ کرنے دیں وزیر اعظم کا. تو یہ بات کیا شہباز شریف صاحب نہیں سمجھتے, یا یہ وہی ان کی کنفیوژن تھی نیریٹو کے اندر جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جماعت کو بھی نقصان ہوا؟ مریم بی بی اور باقی تو سب بڑے کلیئر تھے خلائی مخلوق کے حوالے سے, ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے. کہیں نہ کہیں جدھر کنفیوژن تھی وہ انہی کا نیریٹو تھا, اور پھر یہ خبر آئی which falls in line with it. Also مجھے آپ بیسکلی سر مجھے یہ بھی خبر تھی کہ آپ نے نہ کی, اور یہ ریلیونٹ کوارٹر سے ہی خبر تھی جن نے آپ کو یہ آفر کیا تھا, یا آپ ابھی اس کے اوپر کامنٹ کرنا نہیں چاہ رہے, آپ تردید کر رہے ہیں؟ میں کامنٹ کر رہا ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا زندگی بھر کسی سے کسی عہدے کے لیے رابطہ نہیں ہوا. یہ آپ نوٹ کر لیں, لکھ لیں, اور پاکستان کے عوام کو بھی سنا دیں. میں ان چیزوں میں پڑھنے والا شخص نہیں ہوں, نہ کسی کو پڑھنا چاہیے. اور شہباز شریف عہدے جو ہوتے ہیں یہ پاکستان کے عوام ہی دے سکتے ہیں. جو دوسری بات آپ نے کی ہے, شہباز شریف صاحب ہماری پارٹی کے صدر ہیں, اگر بات کریں گے تو ذمہ داری سے کریں گے. تو اگر یہ انٹرویو جو چھپا ہے اس کے باری وضاحت وہی کر پائیں گے, میں ایک اور شخص وضاحت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر. سر عمران خان صاحب نے آج کہا کہ ہمیں اپنے ہسپتال درست کرنے ہیں, انہیں بہتر بنانا ہے. پہلے سارے لوگ علاج کرانے باہر جاتے تھے, اب تو یہ لوگ باہر بھی علاج نہیں کرا سکتے, یعنی کہ اپنے لوگوں کی وہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اجازت ختم کر دی ہے. جب تک وزراء سرکاری ہسپتالوں میں علاج نہیں کرائیں گے ہسپتال بہتر نہیں ہوں گے, جبکہ پیسے والے لوگ سرکاری ہسپتالوں میں جانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. آج صاحب اقتدار چاہیں بھی تو باہر علاج نہیں کرا سکتے. بات تو درست ہے. کتنے اسپتال ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ وفاق کتنے اسپتال چلاتی ہے, اس کا علم ہے ان کو؟ ایک بات جس کا آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں, آپ کیسے باتیں کر سکتے؟ پاکستان کے سارے جو گورنمنٹ کے اسپتال ہیں سوائے 2 اسپتالوں کے, ایک پیمز ہے اور پولی کلینک ہے, یہ تمام اسپتال جو ہیں یہ صوبائی حکومتیں چلاتی ہیں. اس میں عمران خان صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو صوبائی حکومتوں کے پاس پیسے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں. جتنی ہسپتالوں کو بہتر پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا ہے اپنے دور میں, کسی نے نہیں بنایا. یقیناً کمی ہے, بے پناہ کمی ہے, اس کمی کو وقت کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے.
لیکن میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں کہ پچھلے 20 مہینے میں کم از کم پنجاب کو میں جانتا ہوں وہاں اسپتالوں کی حالت خراب ہوئی ہے، بہتر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے سر. تو عمران خان صاحب کو بہت شوق ہے پنجاب چلانے کا، تو وہاں چلے جائیں، اس کو بھی چلا دیں. تشنگی رہ گئی سر. میں آپ سے نیم لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہی. آج پھر عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات ضرور کی، لیکن کہیں نہ کہیں کنفیوژن رہ گئی. انہوں نے کہا اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، غلط تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. سو دیر اسٹل سم کنفیوژن لیفٹ، مگر ویئر اپ فار ٹائم. سو انشاءاللہ آپ سے اگلی دفعہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.